बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ये माहिदा एक बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसको लेकर एक डिवाइड पैदा कर रहे हैं। जो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच में माहिदा हुआ, पहले तो ये समझ लें कि अभी तक हम क्या जानते हैं और ये माहिदा है क्या। तैयब उर्दगान का एक स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था, उन्होंने वहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 का हवाला दिया था। ये जो आर्टिकल है ये दिफाई नुक्ता नज़र से इजाज़त फराहम करता है ममालिक को या उनके जो अलाइंस बने हुए हैं उन्हें कि वो अपना दिफा कर सकें किसी भी जारहियत की सूरत में। लेकिन ये चीज़ें कंडीशनल होती हैं। एक्चुअली मुआहिदा क्या है और उसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इसका हमें आइडिया आने वाले दिनों में हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक तो चीज़ें होंगी, क्योंकि 3 ममालिक अब इसके अंदर शामिल हो गए हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान नहीं भी करेंगे तो ये चीज़ें मज़ीद ममालिक जब इसमें शामिल होंगे, फ़र्ज़ करें मिस्र इसमें आ जाता है, UAE आ जाता है, कुवैत या कतर इसमें शामिल हो जाते हैं, या बहरीन इसका हिस्सा बनता है, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें मुस्तकबिल में पता चलेंगी। या तुर्की से आपको खबरें मिल जाएंगी, क्योंकि तैयब उर्दगान ने तो एक आर्टिकल का हवाला भी दे दिया जो अक़वाम मुत्तहिदा का है। अब बैरिस्टर शहजाद अकबर ने एक इन्फॉर्मेशन दी, और वैसे ये इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी है। पाकिस्तान के मीडिया को DGISPR की जानिब से या ISPR के महकमे की जानिब से कुछ हदायत जारी की गई हैं इस मुआहिदे को लेकर। अब पाकिस्तान के जो न्यूज़ रूम्स हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, क्योंकि ISPR की जानिब से उन्हें बाउंड कर दिया गया है कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी इस मुआहिदे को लेकर। इसमें पहली चीज़ जो है वो ये है कि इस मुआहिदे को किसी भी किस्म के एटमी ताउन के हामिल इक़दाम के तौर पर पेश ना किया जाए। यानी पाकिस्तान के पास क्योंकि एटम बम है, तुर्की के पास और सऊदी अरब के पास नहीं है, तो इससे ये तासुर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि हमारी जो एटमी सलाहियत है या हमारे पास जो एटम बम है वो भी मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, इसे किसी इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद या मुस्लिम उम्मा के इज्तिमाई दिफाई ब्लॉक की बुनियाद पर पेश ना किया जाए, इस तौर पे इसको पेश ना किया जाए। देखिए, पाकिस्तानियों को तो ये चूरन दिया जाता है कि ये खादमैन हरमैन शरीफैन के साथ हमारा जो मुआहिदा है ये हरमैन पाक की हिफाजत के लिए है। लेकिन यहाँ पे मीडिया को कहा गया कि आपने ये इस तरह का कोई इस्लामी ब्लॉक टाइप का भी आपने पेश नहीं करना, माजी में इसके बड़े प्रॉब्लम्स हुए थे। और इसे नेटो तर्ज के इज्तिमाई दिफाई इंतज़ाम के तौर पर ना तो बयान किया जाए और ना ही इससे इसका मवाजना किया जाए। यानी नेटो के साथ इसका आपने मवाजना नहीं करना, वरना उन्हें यह लगेगा कि उनके खिलाफ एक और फोर्स खड़ी होगी या सामने आ गई। अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर ये मुआहिदा है क्या। इसमें ना ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट आया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वज़ीर दिफा है, वो वहाँ पे मौजूद भी थे। उन्होंने इसको दहशतगर्दी के हवाले से एक मुआहिदा करार दिया है। अभी इसकी शक्लें सामने नहीं आई, लेकिन दहशतगर्दी उन्होंने कहा जैसे कि सऊदी अरब को ख़तरा है हौसियों से, वो दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तानियों को ख़तरा है अफ़गानियों से, वहाँ से दहशतगर्द TTP वाले आते हैं। इसी तरह कुर्द जो हैं वो दहशतगर्दी करते हैं वहाँ पे तुर्की के अंदर, और तुर्की भी दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क रहा, वहाँ खुद कुछ धमाके भी होते रहे, बहुत दहशतगर्दी हुई है। तो उन्होंने इसको इस ऑर्बिट में देखा। देखें, इस वक्त जो सऊदी अरब के लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है वो यमन के अंदर जो हौसी हैं वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाए और उनके साथ फिर एक लड़ाई की जाए तो आप दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, ना कि आप किसी मुल्क से लड़ रहे हैं। तो ये एक और एंगल है इस चीज़ को देखने के लिए। फ्यूचर में ये और क्लियर होता जाएगा। लेकिन अंसार अब्बासी साहब का मैं एक ट्वीट देख रहा था, उसमें वो ये कहते हैं जी कि लोग खुश नहीं हो रहे। ये कौन लोग हैं जो इतना बड़ा मुआहिदा हो गया वो खुश नहीं होते। तो मैं आपको एक सादी सी चीज़ बताता हूँ कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। इसमें 25 करोड़ लोग रहते हैं जो अपनी हर कामयाबी पे खुश होते हैं, हर नाकामी के ऊपर वो दुखी हो जाते हैं। मगर टाउट्स पता क्या चाहते हैं? टाउट्स ये चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान को बतौर मुल्क या कौम कोई भी कामयाबी मिले तो उसको जवाज़ दिया जाए जालिमों के इक़्तिदार के लिए। यानी अगर पाकिस्तान को 25 करोड़ लोगों के मुल्क को कोई भी कामयाबी मिलती है तो बजाय इसके कि पाकिस्तानी उस कामयाबी पे खुश हों, बल्कि वो जवाज़ के तौर पे पेश करेंगे, जनाब ये अब बंदे जो है ना, चाहे इन्होंने हलफ तोड़ा, चाहे ये जाली तरीके से आए, अब ये मुसल्लत हैं, इनको आप माने कि ये अच्छे लोग हैं, या ये लोग जो है इनको जस्टिफाई किया जाए। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मुआहिदा बहुत अच्छा है, मगर इससे जाली हुकूमत असली नहीं बनेगी। ये मुआहिदा बड़ा ज़बरदस्त है, शानदार है, मगर जो 45 और 47 का फ़र्क है उसे ये मुआहिदा ख़त्म नहीं कर सकेगा। ये मुआहिदा तारीख़ी नौइयत का है, मगर ये आइन की खिलाफ वर्जियों और हलफ तोड़ने को जस्टिफाई नहीं कर सकता।
ये मुआहदा कमाल है, मगर ये इंसानी हकूक की पामालियों और बार बार रियासती कत्लेआम पर पर्दा नहीं डाल सकता। ये मुआहदा जितना भी अच्छा हो, ये जबरी गुमशुदगियों का बोझ नहीं उठा पाएगा। इस मुआहदे को आप सोने से लिख लीजिए, मगर ये जेलों में पड़ी बेगुनाह खवातीन को गुनाहगार या मुजरिम साबित नहीं कर सकता। यह मुआहदा फ्रेम करवाकर हर पाकिस्तानी के घर में लगवा दीजिए, मगर यह मुआहदा 9 मई, 26 नवंबर, मुरीद के, रावलाकोट और बहुत सारे होने वाले जो कत्लेआम हैं उन्हें जायज करार नहीं दे सकता, उन्हें जायज नहीं कर सकता। लोग इस मुआहदे से जितने भी खुश हों, ये उनकी जिंदगियों को नहीं बदल सकता। जो तल्ख हकीकतें हमारे सामने मौजूद हैं उन्हें तब्दील नहीं करेगा यह मुआहदा कभी भी। क्या इस शानदार मुआहदे में यह लिखा हुआ है कि आज के बाद कोई भी बंगाली, महाजर, पठान, बलूच, कश्मीरी या पंजाबी और सिंधी गद्दार नहीं कहलाया जाएगा? ये आग तो अब जलती रहेगी ना, ये आग तो लगाई गई है, ये तो बुझने की नहीं है। फिर कौम खुद तो खुश है। एक बात याद रखिएगा, कौम तो खुश है मुआहदे से कि ठीक है, अच्छी बात है, पाकिस्तान का इंटरनेशनली एक मुआहदा हुआ और सारे ही इससे खुश हैं। लेकिन अंसार अब्बासी और इस जैसे लोग ये साबित करने के लिए तुले हैं कि नहीं नहीं, लोग खुश नहीं है। भाई क्यों नहीं खुश? लोग खुश हैं, लेकिन वो इन जाली हुक्मरानों और जालिम रजीम के साथ मिलकर नाचना और गाना नहीं चाहते। ये है थोड़ा सा फर्क, ये टाउट्स को समझ नहीं आएगा। टाउट्स ये चाहते हैं कि जैसे ही पाकिस्तान का कुछ भी अच्छा हो जाए तो फौरी तौर पे आसिम मुनीर साहब के तमाम मजालिम को तस्लीम कर दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, ये जुल्म भी करे तो कोई बात नहीं, इसने अच्छा किया। नहीं, जो जालिम है वो जालिम ही रहेगा। जो जुल्म शहबाज शरीफ सरकार ने किया वो जुल्म ही रहेगा। जो जुल्म पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया वो जुल्म ही रहेगा। अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो आपके गुनाहों पे पर्दा नहीं डाल देगा, वो गुनाह वहां पे मौजूद रहेंगे, वो जराइम आपके वहां पे मौजूद रहेंगे। यहां हल्फ तोड़ा गया, यहां आइन तोड़ा गया, ताहयात इस्तिस्ना लिए गए, यहां पे जो है इंसानी हकूक की पामालियां की गई, यहां पे इंसानों को जबरी तौर पे लापता किया गया, कत्लो गारतगिरी की गई, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया, पाकिस्तान की मईशत डबो दी गई, पाकिस्तान के अमनो अमान को दहशतगर्दों को लाकर बसाकर बर्बाद कर दिया गया। ये थोड़े से मैंने आपको बताए, बहुत सारे जराइम की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। वो सारे जराइम जस्टिफाई कैसे हो सकते हैं एक मुआहदे के बाद? यानी पाकिस्तान क्रिकेट मैच जीत जाए तो ये कहते हैं जनाब फील्ड मार्शल का शुक्रिया, अब आप सारे गम भूल जाएं। क्यों जी भूल जाएं? पाकिस्तानी जालिम रजीम के साथ मिलकर नाचना और गाना नहीं चाहते। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जिनको उन्होंने मुंतखब किया वो लोग सामने आए। हो सकता है कल को वो PMLN को मुंतखब कर दें, बिलावल को कर दें, जमात इस्लामी या फजल रहमान को कर दें, या PTI को दोबारा कर दें। तो जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए। और इसको ना आप जोड़ के नहीं देख सकते चीज़ों को, ये बहुत कम्प्लेक्स है। लोग दुखी हैं, तकलीफ में है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं, इदारों के साथ उनकी एक दूरी पैदा हो गई है। अब ये मुआहदे उन दूरियों को ख़त्म नहीं कर सकते। लोग इस मुआहदे से खुश ज़रूर होंगे, लेकिन वो जो गिले शिकवे हैं वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे, उन्हें आप ख़त्म नहीं कर सकते। और उनके लोग अमेरिकन से ट्रेनिंग भी लेते रहे हैं, तो अमेरिकन वहाँ पे अपने अड्डे लेकर मौजूद हैं। वो सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए अपने बेहतरीन हथियार इस्तेमाल करते हैं, जिनके बदले में वो बहुत पैसा भी लेते हैं। तो ये मामला मुझे ऐसा लगता है कि ईरान और यमन की तरफ जाएगा। सऊदी अरब को यमन से खतरा रहता है हौसियों की जानिब से, फिर ईरान के साथ भी उनके हालात बिगड़ते रहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि इसराइल से लड़ पड़े ये इत्तेहाद? तो ऐसा दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसमें अमेरिका पड़ जाएगा। अगर ये इत्तेहाद अमरीकी मफादात के खिलाफ होता तो अब तक डोनाल्ड ट्रंप का या अमेरिका का स्टेटमेंट आ चुका होता। और अगर ये खिलाफ हुआ तो याद रखिएगा आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट आ भी जाएगा। इसके अलावा मैं आपको याद दिलाऊं कि एक 40 से ज़ायद मुसलमान ममालिक की एक फोर्स बनाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान भी था, और सऊदी अरब की क़यादत में वो बनाई गई थी। उस फोर्स का जो सरबराह रखा गया था, जिसकी कमांड में थी वो फोर्स, वो जनरल राहील शरीफ जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, वो उसकी क़यादत कर रहे थे। वो फोर्स कहाँ गई, उसने क्या कारनामा किया, अभी तक कुछ पता नहीं चला। अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस मुआहदे को कैसे देखती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उनकी मिलिट्री बेसिस पहले ही मैंने आपको बताया कि वो सऊदी अरब में, वो बहुत पैसा इकट्ठा करते हैं इस खित्ते से, सऊदी अरब से और दीगर अरब ममालिक से। अब अगर इसी तरह के मुआहदे बाकी अरब ममालिक भी कर लेते हैं तो अमेरिका का जो बहुत बड़ा एक यहाँ पे माली फ़ायदा है उसको चोट लग सकती है। जैसे कि तुर्की के सदर जो रजब तैयब एर्दोगान है, उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड स्टेटमेंट दी है इस मुआहदे के बाद। यानी उन्होंने कहा कि आज हमने सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान की पुरखलूस दावत पर मक्का मुकरमा का दौरा किया था।
अपने दौरे के दौरान मैंने अपने अजीज़ भाइयों सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। हमने तीनों ममालिक की हैसियत से मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और साथ उन्होंने कहा कि इज्तिमाई दिफाई सलाहियत पर मबनी ये मुआहदा हमारे सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को आगे बढ़ाने, दिफाई सनत में मुश्तरका मनसूबे तैयार कर दें और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुआविन साबित होगा। ये मुआहदा जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के आर्टिकल 51 में बयान करदा दिफा के हक़ की भी तौसीक करता है। वो ये कहते हैं कि हमने अक़वाम मुत्तहिदा के ऑर्बिट के अंदर रहते हुए ये मुआहदा किया है। किसी मुल्क को निशाना नहीं बनाता, हम किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हैं और हमारे खित्ते के अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम का इरादा रखने वाले तमाम बरादर ममालिक इसमें शमूलियत कर सकते हैं। ये उन सब के लिए खुला है। यही तुर्की ने बड़ा इसको ओपन कर दिया कि इसमें अगर यूएई आना चाहे, इसके अंदर कतर आना चाहे, बहरीन आना चाहे और दीगर ममालिक अगर इसके अंदर कुवैत आना चाहे, उर्दन इसके अंदर शामिल होना चाहे या ईरान भी इसके अंदर शामिल होना चाहे, सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं जैसे अज़रबैजान है, बाकी मुल्क हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होना चाहें तो वो भी शामिल हो सकते हैं। ये जनाब तैयब अर्दगान का स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि तुर्की जो है वो खित्ते के मुश्तरका मलकियत के विजन के ऐन मुताबिक बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम की बुनियाद पर तमाम तनाज़ात और बहरानों को बातचीत और सिफारतकारी के ज़रिए हल करने के अपने उसूली मौक़िफ़ के ऊपर मजबूती से कायम है। मैं दुआ गो हूँ कि हमारी ये मुशावरत, हमारा ये दौरा और ये दस्तखत शुदा मुआहदा हमारे पूरे खित्ते के लिए खैर व बरकत का बायस बने। ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास अरागची, उन्होंने एक बड़ा मानी खेज किस्म का ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज ने दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज के सामने अपनी तैयारियां, सलाहियत और क़ुव्वत का मुज़ाहरा किया है। जब मुसलमान एक साथ खड़े होते हैं तो हम बदख्वाह बैरूनी अनासर की जानिब से पेश आने वाले हर चैलेंज का डट कर मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा इसको खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा इकट्ठे खड़े होते हैं आप तो फिर आप बैरूनी ताकत का बड़े आराम से मुकाबला कर सकते हैं, जैसा कि ईरान ने करके दिखाया, दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज का मुकाबला किया। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा करें और हकीकी अखुवत और भाईचारे को अपनाएं। यानी ये बड़ा पॉजिटिव है मानी खेद है। ये अमेरिका को उन्होंने पैगाम भी दे दिया कि ठीक है, ये बड़ा अच्छा मुआहदा हो गया है। अपनी हिफाजत के लिए हमें खुद पर भरोसा करना पड़ेगा। फ़र्ज़ करें ईरान के पास जितनी बड़ी सलाहियत है, ईरान ने तो देखें दुनिया में नक्शा ही बदल दिया लड़ाई का। इससे पहले हम समझते थे जिसकी फ़ौज जितनी बड़ी है, जितने ज़्यादा उसके पास हथियार हैं या जितने ज़्यादा उसके पास इंसान है, वो उस हिसाब से हम देखते थे कि फ़ौज ताकतवर है। लेकिन अब ये पता चला कि क्वालिटी क्या होती है किसी फ़ौज की। यानी अब समझ आ रही है कि फ़ौज में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास मिसाइल कितने हैं, किस नौइयत के हैं और क्या आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी बहुत तेज़ रफ्तार हो, सुपरसोनिक मिसाइल्स क्या आपके पास हैं, और फिर आपके पास क्या ऐसे ड्रोन्स हैं जो बहुत कम लागत में तैयार होते हैं और बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई करते हो एक्यूरेसी के साथ। जंग का ना सारा सिस्टम तब्दील हो गया है और ये भी पता चल गया कि दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी चंद दिनों के बाद फारग हो जाते हैं। जब आप लगातार सस्ते ड्रोन मारते हैं, जब आप लगातार सस्ते मिसाइल मारते हैं, तो दुनिया के महंगे तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स जिनमें अमेरिका के और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम शामिल थे, वो कुछ अरसे के बाद नाकाम हो जाते हैं, नाकारा हो जाते हैं। लंबी लड़ाई के अंदर ये चीज़ें काम नहीं आती। लंबी लड़ाई में काम आता है, देखें ज़रूरी नहीं है कि आपके बॉर्डर किसी मुल्क के साथ लगते हो तो आपकी उनके साथ लड़ाई हो। अमेरिका वहाँ से लड़ने आया। और एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए कि अगर ये इत्तेहाद कहीं ईरान से लड़ने जा रहा है तो बहुत नुकसान हो जाएगा खित्ते में। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि अमेरिका तो बहुत दूर से लड़ने आया था। कोई भी ईरानी मिसाइल अमेरिका में जाकर नहीं लगा। उनकी अपनी आबादी, उनका अपना मुल्क, उनकी जो जोग्राफियाई सरहदें हैं उनके अंदर वो महफूज हैं। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर ईरान के साथ लगते हैं और ईरान पहले ही सऊदी अरब में अमरीकी अड्डों पर हमले कर चुका है। लिहाजा ये इत्तेहाद ईरान के खिलाफ, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई ऐसी जंग होगी या लड़ाई हुई, लेकिन हुई तो बड़ी तबाहकुन होगी। ये बात हम सबको अपने जहन में रखनी चाहिए। तो अब्बास अरागची का और मैंने तैयब अर्दगान का दोनों के स्टेटमेंट्स आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम बात करते हैं। पीटीआई को अपने लोगों को अब मुतमईन करना चाहिए। देखें जो सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठ रही है कि 2 महीने का टाइम क्यों दिया, तो 4 दिन तो गुजर गए, बाकी भी गुजर जाएंगे। दिन जितने भी हो ना वो गुजर जाते हैं। आप इसको कितना भी लंबा करें, इमरान खान साहब ने 3 साल की जेल काट ली है। ये 2 महीने भी एक दिन गुजर जाएंगे। लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 महीने के बाद 27 सितंबर को एक्चुअली सुहेल अफरीदी करने क्या जा रहे हैं।
क्या वो एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या वो खैबर पख्तूनख्वा को बंद करेंगे, या वो बड़े पैमाने पर स्ट्रीट मूवमेंट के नतीजे में मुल्क को लॉकडाउन करेंगे, या वो इस्लामाबाद की तरफ एक इस किस्म का जुलूस लेकर जाएंगे जैसा पहले नहीं गया। खैबर पख्तूनख्वा के इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं शफी जान साहब, उनकी और शहबाज गिल साहब की एक अलग लड़ाई चल पड़ी है। अब ये बड़ा ये नामुनासिब है इस वक्त। देखें, ये इकट्ठे होने का टाइम था, इस वक्त डिवाइड पैदा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन डिवाइड पैदा होगी। इख्तलाफ राय बड़ी अच्छी चीज़ है। देखिए, शहबाज गिल साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, अब उसका एहतराम होना चाहिए। आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आप इख्तलाफ जरूर करें, लेकिन उसकी जान को आप खतरे में नहीं डाल सकते ये कह के पाकिस्तान पहुंचो या पाकिस्तान आओ। देखिए, कल को ये मुराद सईद को भी कहेंगे कि बाहर निकल भाई, तू अंदर से बैठ के मशवरे दे रहा है, ये कह सकते हैं ना कि मुराद सईद बाहर क्यों नहीं निकलता, हम सारे बाहर हैं तो मुराद सईद को बाहर निकालो। हर आदमी की जान अलग तरीके से खतरे में है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हर आदमी पे अलग तरह का गुस्सा है। जो जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है ना, उसको उतना ज्यादा मारते हैं। वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आवाज इमरान खान की है, उन्होंने मुलाकात ही बंद की हुई, उनका पैगाम ही मारना है। तो जिस पे उनको गुस्सा है, जिस पे उनको लगता है कि ये आवाज बड़ी तगड़ी है, ये आवाम में जाके इफेक्ट करती है, उस पर उतना ही ज्यादा गुस्सा होता है। जो जितना ज्यादा मुतासिर कर सकता है वो उतना ही ज्यादा खतरे में है। अब कई लोग जो है वो सख्त बात करते ही नहीं है, तो वो पाकिस्तान के अंदर रह सकते हैं। कई लोग जो है वो बात करते हैं, लपेट के करते हैं, शुगर कोटेड करके करते हैं, वो भी पाकिस्तान में रह सकते हैं। लेकिन जो लोग ब्लंटली ओपनली बोलते हैं उनके लिए जरा मुश्किल होता है। अब कल को देखे ना, मुराद सईद को कोई कह दे कि भाई बाहर निकलो और बाहर निकल के अपनी जान दे दो, तो तुम भी आ जाओ मैदान के अंदर। देखिए, एक दिन तो सबको आना ही पड़ेगा, एक दिन तो सबको इस लड़ाई का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, सबको अपने हिस्से की मार खानी पड़ेगी। कईयों ने खा ली है, कई और खा रहे हैं, कईयों को और खानी पड़ेगी। तो ये लड़ाई बड़ी लंबी है, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। ये इमरान खान साहब के बाहर आने के बाद, इमरान खान साहब के इक़्तिदार में आने के बाद भी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। शायद किसी मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ाई चलती रहेगी जब तक कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तान का कब्जा वापस नहीं ले लिया जाता। तो आपस में लड़ने का फायदा कोई नहीं है। बड़ी नामुनासिब बात है कि आप किसी की जान से खेलें। इख्तलाफ जरूर करें, उनका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। आपका मौक़िफ़ कुछ और हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर यह कहना, किसी को ताने देना और उसको यह कहना कि तुम मौत के मुंह में आ जा, सीधा आके अपनी कुर्बानी दे दे, कोई गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान के अंदर शहबाज गिल आएगा तो उसको जान से नहीं मार दिया जाएगा, या उसको जान से चले ना मारे उसको जेल में नहीं डाल दिया जाएगा, या उसको बिल्कुल इर्रेलेवेंट नहीं कर दिया जाएगा। जो लोग पाकिस्तान में उनको तो बचा नहीं सके। सनम जावेद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी, वहां से उठा के ले गए, आप लोग आज तक पता ही नहीं कर सके। आप आज तक उस ऑफिसर को अकाउंटेबल नहीं कर सके जो जिम्मेदार था, वहां से उठाकर ले गए पंजाब के अंदर। तो ये इस तरह की बातें जो है ये नामुनासिब है, ऐसे बातें नहीं करनी चाहिए। इस वक्त लोगों को इकट्ठा करने का वक्त था। बहरहाल, आज़ाद कश्मीर में नादरीन अब सबसे मुश्किल मरहला आ गया। ये जो पुंछ का इलेक्शन है ना, यहाँ पे देखें बड़े पैमाने पे लोग निकल कर बैठे हुए हैं, यहाँ पे धरने भी चल रहे हैं, लोग भी बड़े सख्त हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। 10 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन करवाया जाएगा, और ये इलेक्शन जैसे भी करेंगे, 2 नंबरी से करेंगे, फ्रॉड से करेंगे। ये दिन 10 तारीख का जो है दिन है ना, उसमें भी घंटे उतने ही है। यानी 10 तारीख रात 12 बजे शुरू होगी और अगली रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। उसके अंदर भी 24 घंटे ही हैं। वो 24 घंटे भी उसी तरह गुजर जाएंगे। हो सकता है उसमें कुछ लोग शहीद हो जाएं, हो सकता है उसमें कुछ जाने ज़ाया हो जाएं, लोग जख्मी हो जाएं, हो सकता है उस दिन जो है वो बिल्कुल लोग निकले ही ना वोट डालने के लिए, लेकिन फिर भी वो दिन गुजर जाएगा और अगले दिन आपके सामने एक नतीजा भी आ जाएगा कि जनाब ये नताइज हैं और ये पॉलिटिकल पार्टी इतनी सीटें जीत गई हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ब्रिगेडियर फाइक को नवाज शरीफ से इश्क है और वो नवाज शरीफ को हुकूमत बनाकर देगा। बहुत लोग ये कहते थे शायद पीपल्स पार्टी को बनाकर देगा, मुझे लगता था नवाज शरीफ को बनाकर देगा। बहरहाल, ब्रिगेडियर फाइक ने नवाज शरीफ को बहुत सर्व किया है, बहुत प्यार किया नवाज शरीफ से, बड़ा इश्क किया नवाज शरीफ से, और वो नजर भी आता है। तो अब ये जब 11 तारीख आएगी तो उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज की जाएंगी, PMLN को हुकूमत दे दी जाएगी। और एक बात याद रखिएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा LP के साथ जुड़ जाएंगे। आप ये देखिएगा, इक़्तिदार के अंदर दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, दोनों इस्लामाबाद में बैठेंगे और दोनों बैठकर पूरी तवज्जो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर से मारेंगे। ये बात आप लिख के रख लीजिए। नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा मारेंगे, तसल्ली से मारेंगे। और सुहेल अफरीदी साहब की हुकूमत भी जा सकती है, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज लग सकता है। तो ठीक है, लगने दें, वैसे भी उनकी कौन सी हुकूमत है, उनके पास इख्तियारात है ही नहीं। जितने इख्तियारात हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। तो नादरीन, ये जो नूरा कुश्ती का मरहला था ये बिल्कुल एंड पे पहुंच गया है। जो इख्तिदार की LP है वो दोबारा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को जोड़ देगी। इस मरहले के बाद पीपल्स पार्टी के पास गिलगित बल्तिस्तान में और नून लीग के पास आज़ाद कश्मीर में हुकूमत आ चुकी है। और एक और चीज़ भी होने जा रही है, याद रखिएगा, एक सजेशन ये भी है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दोनों में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और दोनों की हुकूमतें ख़त्म कर दी जाए।